नेक्स्ट हम लोग कुछ सिस्ट डिस्कस करेंगे, लिवर की सिस्ट डिस्कस करेंगे और कुछ उसके एब्सेसिस डिस्कस करेंगे। सही है, तो पहले तो हमारे पास दो सिस्ट के हवाले से सवाल है। एक अपने पास है सिंपल लिवर सिस्ट। सिंपल लिवर सिस्ट एक इंसिडेंटल फाइंडिंग है, मतलब कि कोई मतलब बन जाती है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। और आप किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड करवा रहे थे तो आपको सिस्ट मिल गई, ठीक है। इसमें क्राइटेरिया क्या है कि आपको सिंपल सिस्ट कब उसे कहोगे, अगर तीन शराइत पूरी हो। एक तो थिन वाल्ड हो, सही है, और हो यूनिलोकुलर। यूनिलोकुलर मतलब कि उसके अंदर एक चेंबर हो। यूनिलोकुलर मतलब एक कैविटी हो, सिंगल कैविटी हो। ऐसा ना हो कि लाइक या तो मतलब सेप्टिंग हो, मल्टीपल कैविटीज हो, इस तरह का फीचर ना हो। सिंगल कैविटी हो और थिन वाल्ड हो, साथ में हो नो वेरिएशन इन डेंसिटी, मतलब कि जो अंदर फ्लूइड है ना, जो भी अंदर चीज है वो सेम डेंसिटी की है। मोस्टली हम उसे सिंपल फ्लूइड मतलब पानी टाइप फ्लूइड हो। ऐसा ना हो कि उसके अंदर लेट्स सपोज बाकी पानी है, फिर यहाँ आपको थोड़ा सा ऐसे ना मास टाइप या ऐसा बस टाइप में मिल रहा हो, तो ये चीज नहीं। सिंपल सिस्ट क्या है, इनवॉल्व हो, क्लियर मतलब अंदर सेम डेंसिटी हो और यूनिलोकुलर हो, तो इसे हम क्या देंगे, सिंपल सिस्ट। अब सिंपल सिस्ट में हमने कुछ नहीं करना होता, सिर्फ अगर वो हमें तंग ना करी हो। अगर तो लेट्स सपोज छोटी और तंग भी नहीं करी तो कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर बड़ी है, साइज उसका ज्यादा बड़ा हो गया है और वो लेट्स सपोज अब सिस्ट ना, लिवर में सिस्ट हो या एब्सेस हो, तो उनके ना कुछ फीचर्स होते हैं जो सेम होते हैं। वो उनकी मास इफेक्ट की वजह से होते हैं, या तो उनकी मास की वजह से या उनकी लोकेशन की वजह से। वो हम जब थोड़े से 3-4 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे ना, तो आपको एक आइडिया बन जाएगा कि यार ये फीचर्स ऐसे हैं, जो कि किसी में भी आप लिख सकते हो। तो लिवर सिस्ट में अगर लार्ज साइज हो जाएगा तो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, जिस तरह के उसे मतलब हैवीनेस फील हो सकती है। और उसके अलावा कोई अगर साइड वाला कोई स्ट्रक्चर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जिस तरह के इनफीरियर वेना क्या वहाँ पे प्रेशर लग जाए, या फिर आपको बिलियरी ट्रैक्ट्स पे या बोटल वेन पे, मतलब किसी भी साइड वाले एरिया को कंप्रेस करेगा तो उससे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो इन शॉर्ट, अगर तो तंग नहीं करा तो हमें कुछ नहीं करना। अगर हमें तंग कर रहा है तो ऐसे में फिर आप उसको डी रूफिंग कर सकते हो। डी रूफिंग ये है कि जो इसके अंदर वाला फ्लूइड होता है ना, ये इसकी जो एपिथेलियम होती है, यहाँ मौजूद एपिथेलियम होती है ना, वो बना रही होती है ये फ्लूइड, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ इसकी एस्पिरेशन कर लो, नीडल एस्पिरेशन कर लो, तो उससे क्या होगा कि ये फ्लूइड दोबारा बन जाएगा, रिकरेंस हो जाएगी। तो इसका हल करने का बेहतर तरीका है कि जो ये लेयर है ना, ये जो बना रही है फ्लूइड को, उसको उतारो, डी रूफिंग करो। डी रूफिंग कर दोगे फिर ये दोबारा नहीं बनेगी। ये हो गया अपने पास सिंपल लिवर सिस्ट में। अब दूसरी हमारे पास आ जाती है पॉलीसिस्टिक लिवर डिजीज, सही है। ये भी एक कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटी है। जिस तरह आपने पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज तो सुना ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो उसके अंदर जो है ना, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में है ऑटोसोमल रिसेसिव। दो होती है ना, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव। जो ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है ना, उसकी एसोसिएशन है पॉलीसिस्टिक लिवर डिजीज के साथ। बस मेजरली आप इतना याद रख लो कि ये कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटी है, और उसमें ना बॉडी के मुख्तलिफ एरियाज में सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह के लिवर में भी बनते हैं, किडनी में भी बन जाते हैं, पेनक्रियाज में भी, सही है। तो इसका उसने ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस बताया है। बाकी करना क्या है, नॉर्मली मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक है। अगर और लिवर फंक्शंस भी इफेक्ट नहीं होते, आपने कुछ भी नहीं करना। हाँ, अगर वो लार्ज सिस्ट हो और जिस तरह आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट वगैरह कर रही है मास इफेक्ट की वजह से, तो ऐसे में आप उसको रिमूव मतलब फेनेस्ट्रेटेड लेप्रोस्कोपी के लिए उसको ना फेनेस्ट्रेटेड कर सकते हो, मतलब उसमें मल्टीपल होल्स कर देते हो ताकि वो फिर ना बने उसमें ना। क्योंकि अब सारी को तो रिमूव नहीं कर सकते। अब एक लेट्स सपोज किडनी या फिर लिवर है, तो उसमें अब ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में ये सिचुएशन होगी। ऐसे में आप सबकी डीरूफिंग भी नहीं कर सकते। तो इसमें ये होता है कि सबको ना कई जगह से पंक्चर कर दो, इस ऐसे ऐसा केस होता है। अच्छा, इसके अलावा आप ये है कि अगर सीवियर पेन पेशेंट, आपको पता है कि एक नॉन पेशेंट है पॉलीसिस्टिक लिवर डिजीज का, और अब उसको लेट्स सपोज सीवियर पेन शुरू हो गया है, तो ये इंडिकेट करता है कि उसके किसी सिस्टम में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, सही है। वैसे की एक्स्ट्रा बात थी तो मैंने देख ली। अब आ गया पायोजेनिक लिवर एब्सेस। पायोजेनिक लिवर एब्सेस क्या चीज़ है? पायोजेनिक लिवर में एब्सेस बनी है और है पायोजेनिक मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन किया और वहां जाके एब्सेस बना दी, सही है। अब पायोजेनिक लिवर एब्सेस जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, जिस तरह की यूनाइटेड स्टेट्स है या फिर व्हाट्सएवर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ मोस्ट कॉमन जो एब्सेस है ना, लिवर एब्सेस, वो होती है पायोजेनिक, मतलब बैक्टीरिया नहीं की होती है। वो कैसे बैक्टीरिया कर सकता है? बड़ा सिंपल सा है। हम लोग ऐसे करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि यार किस तरह कहाँ कहाँ से बैक्टीरिया लिवर में हमें पहुंचाना है। आपने लिवर में बैक्टीरिया पहुंचाना है, एब्सेस वो खुद बना देगा। पहला रूट उसने हमें बताया जो 40% केसेस में होता है, वो होता है बिलियरी ट्रैक्ट से। क्या बिलियरी ट्रैक्ट आपको पता है इधर से निकल के आ रहा है ना, और जाके हमें पता है कि ये
राइट कॉम आई, फिर इसमें बाइट वो अपने पास गाल ब्लैडर आया, फिर कॉमन बाइल डक्ट आई, वो जाके ड्रेन करते हैं ड्यूडेनम के अंदर। ऐसा ही है। अब ये ड्यूडेनम में तो आपको पता है इसमें बैक्टीरिया पड़े होते हैं हमारे गट में। अब नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ से फ्लश हो रहा होता है, ये बाइल बन बन के इस तरह आ रहा होता है, तो फ्लश हो रहा होता है। एज ए रिजल्ट यहाँ से इधर को नहीं जाता बैक्टीरिया, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाता। लेकिन लेट्स सपोज अगर किसी वजह से यहाँ स्टोन फंसे तो स्टेसिस हो जाए, यहाँ की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए पार्शियल, या फिर कहोगे किसी को कैंसर है, कोलेंजियोकार्सिनोमा है, तो उसकी वाल ऑब्स्ट्रक्ट है, तो ऐसे में स्टेसिस होगी। और जहाँ भी बॉडी में स्टेसिस होती है ना, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। मतलब जहाँ भी पानी खड़ा होगा ना बॉडी में, वहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए इसने कहा, लिखा है पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए बिलियरी ट्रैक्ट की। या अपनी इंस्ट्रूमेंटेशन की हो, हम लोग इन चीज़ों को पढ़ेंगे, ईआरसीपी क्या है और इसको ना बाद में पढ़ेंगे स्टंटिंग क्या है। तो बस इसको भी फिलहाल अगर आप समझाओ ना कुछ कुछ, तो उसमें ये है कि आप ना जिस तरह एंडोस्कोपी करते हो ना, तो उसी तरह आप एक एंडोस्कोपी करते हुए आते हो ऊपर से, करते करते आप इसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से ड्यूडेनम में आके आपके जो ये एम्पुला ऑफ वेटर होता है, जहाँ पे अपने पास ये कॉमन बाइल डक्ट ओपन हो रही होती है ना, फिर उसके अंदर चले जाते हो, करते कराते आप इस तरह यहाँ तक जाते हो। और ये हम लोग यूज करते हैं जो स्टोन्स होते हैं ना, बिलियरी ट्रैक्ट के स्टोन्स, उनको निकालने के लिए इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, या फिर इमेजिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छा खैर, अब इसमें आप खुद ऑपोजिट रूट में जा रहे हो। अब डेफिनेटली जब आप ड्यूटेरियम से होके जाओगे, यहाँ तो बैक्टीरिया थे, तो आप उसके ऊपर लग जाएंगे जो आपकी ट्यूब है, और बाद में भी आप उसको खुद अंदर ले जाओगे उनको, तो इस तरह आपने खुद बैक्टीरिया को उधर धकेल दिया। ये भी एक रीज़न हो सकती है। या फिर असेंडिंग कोलेंजाइटिस, इसी चीज़ को कहते हैं असेंडिंग कोलेंजाइटिस। ये असेंड करे ना बैक्टीरिया, तो इसे कहेंगे असेंडिंग कोलेंजाइटिस। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जो कि हमारे इस प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को जो रिफ्लेक्स नहीं होने देता, उसको ख़राब कर देते हैं। तो उससे भी असेंडिंग कोलिंजाइटिस हो जाएगा। फिर आ गया पोर्टल वीनस रूट। पोर्टल वीनस रूट ये है कि आपको इंटेस्टाइन्स का कोई मसला है किसी भी किस्म का, लेट्स सपोज आपको डिवर्टिकुलर डिजीज है, अपेंडिसाइटिस है, या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, और उधर इन्फेक्शन वगैरह हुई हुई है। खैर, तो उधर से जो पोर्टल वीनस ब्लड आएगा, वीनस ब्लड आएगा, वो सारा जाके लिवर में ड्रेन होता है, हमें पता है। तो वहाँ से बैक्टीरिया भी साथ चले जाएंगे, और एज ए रिजल्ट वहाँ जाके लिवर एब्सेस बना देंगे, पाइजेनिक। सिस्टेमिक इन्फेक्शन ये तीसरा तरीका है कि वैसी बॉडी में ओवरऑल इन्फेक्शन है, तो ब्लड के अंदर बैक्टीरिया है, अब वो कहीं भी जा सकते हैं, तो लिवर में भी जा सकते हैं। तो सिस्टेमिक इन्फेक्शन किसी भी जगह से हो सकता है, सिंपल यूटीआई से भी हो सकता है, सेप्सिस हो सकती है ना, तो आपको पेशाब का इन्फेक्शन था तो वहाँ से हो गया। एंडोकार्डिटिस, निमोनिया, टूथ इन्फेक्शन, आईवी ड्रग्स यूजर्स, एचआईवी पॉपुलेशन, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पॉपुलेशन। अपने पास आ गया सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन ऑन अमीबिक और हाइड्रेटेड डिजीज। वैसे आप पढ़ के आए होंगे अपनी थर्ड ईयर में कि एक अमीबिक लिवर एब्सेस होती है और एक हाइड्रेटेड डिजीज होती है, तो इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कह रहा मतलब पहले वो इन्फेक्शन हुए थे, उसके ऊपर सुपर इम्पोज्ड फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। वो हो सकता है, आपको मैंने बताया कहीं भी इनमें पानी होता है ना, अभी जो भी चीज़ होती है तो उसमें स्टेसिस हुई होती है, जब जहाँ स्टेसिस होती है वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है। फिर डायरेक्ट एक्सटेंशन आ गई। डायरेक्ट एक्सटेंशन ये है कि सबफ्रेनिक एब्सेस, मतलब डायफ्राम के नीचे एब्सेस थी तो वहाँ से लिवर में चलेगी, या पेप्टिक अल्सर परफोरेट किया तो उधर से साथ में बैक्टीरिया भी गए और वो लिवर में चले गए, या गाल ब्लैडर से चले गए। तो मतलब ये 4-5 चीज़ें थी। अच्छा, ये वैसे उन्होंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये बुक्स में नहीं है, तो अपन देख लेना है, फायदे वाली चीज़ें हैं तो देख लेना। ये वैसे आगे जाके आएगा, मेरे ख्याल है इसको हम लोग फीचर वाइसिस वगैरह को ना आगे डिस्कस कर लेंगे, तब इसको हमने पढ़ना हुआ तो हम इसको देख लेंगे। सही। चलो, फिर अपने पास आ गया कुछ इडियोपैथिक काजेज भी होते हैं। मोस्ट कॉमन जो है ना अपने पास, मोस्ट कॉमन तो नहीं, क्या है, जो टू थर्ड वन थर्ड पॉपुलेशन है, वो हमें पता नहीं चलता कि उसका सोर्स क्या है। ट्रॉमेटिक काजेज हो सकते हैं कि लिवर को ट्रामा हुआ, इंजरी हुई बाद में जैसे बन गई। कॉमन ऑर्गेनिजम्स क्या है, वैसे जो मैंने अभी देखा है उसके हिसाब से जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है ना, वो है क्लेब्सियला निमोनी। अब जो रिसेंटली मोस्ट कॉमन पाकिस्तान में भी, वर्ल्ड वाइड में भी ना, इसका काज है क्लेब्सियला निमोनी। ग्राम नेगेटिव आपको पता है जो बैक्टीरिया, तो इसको आप याद रख सकते हैं। बाकी उन्होंने लिखे हुए हैं, इनको भी देख लें। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, बड़े सिंपल से। क्या फीचर होते हैं, बॉडी में कहीं भी एब्सेस पड़ी हो ना, तो उस बंदे को ना बुखार होगा, और एक तो हाई ग्रेड फीवर होगा, दूसरा उसको ना विद राइगर्स एंड चिल्स होगा, मतलब कांबा चढ़ता होगा उस बंदे को। ठीक है, तो ये हाई ग्रेड फीवर विद राइगर्स, ये एब्सेस होने की तरह से साइन है, यूं कह लो। और अब राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में है तो वहाँ पेन भी होगा, टेंडरनेस भी हो सकती है।
टैकीकार्डिया टेकिपनिया तो फीवर में वैसे ही होता है, और जॉन्डिस भी मिल सकता है, कोई इतनी खास फीचर नहीं है। फिर अपने पास है डायग्नोसिस। देखिए जॉन्डिस मिल जाएगा तो हमें आसानी हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि जो एब्सेस है मोस्ट प्रोबेबली वो लिवर में पड़ी है। ठीक है, अच्छा डायग्नोसिस की बात करें तो आपको पता है टीएलसी ज़्यादा आएगी, एएलपी भी ज़्यादा आ सकता है। अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन ये बड़े सेंसिटिव हैं। आपको अगर पूछे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, तो इन एब्सेस वगैरह में ना मोस्टली हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस को अल्ट्रासाउंड ही लेते हैं कि अल्ट्रासाउंड है जो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो, और अगर एक्सपर्ट हैंड्स हो ना तो वो काफ़ी हद तक आपको बता भी सकते हैं कि लाइक मोस्ट प्रोबेबली क्या चीज़ है। बाकी अगर पूछिए कि स्टैंडर्ड अपना गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, तो उसमें आपका गोल्ड स्टैंडर्ड यही होता है कि आप उस चीज़ का उसको ड्रेन करो, उस सिस्ट को या उस एब्सेस को ड्रेन करो और उसके अंदर उसका कल्चर करके हमें दिखाओ क्या चीज़ है। लेट्स सपोज अगर पायोजेनिक है तो आप बैक्टीरिया में दिखाओ, अगर हाइड्रेटेड है तो आपको हमें काइनोकोकस ग्रैनुलोसस जो है जो काज करवाता है वो दिखाओ, अगर अमीबिक है तो उसमें अमीबा निकाल के दिखाओ उसमें से, तो है वो, तब हम मानेंगे कि हाँ ये है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड तो यही टेक्निक है कि हमें दिखाओ वो निकाल के। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो यही अपने पास अल्ट्रासाउंड आ जाती है। ब्लड 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 कल्चर भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो ये कुछ सिंपल सा डायग्नोसिस कर लेंगे। ट्रीटमेंट आप क्या करोगे, ट्रीटमेंट बड़ी सिंपल सी है इनकी कि आपने तो उसको आईवी एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा देनी है। दूसरा ये है कि आपको पस को ड्रेन करना पड़ेगा। भाई ये रूल है, रूल ऑफ थंब है कि अगर कहीं भी पस है ज़्यादा मिकदार में तो आपको उसे ड्रेन करना ही पड़ेगा। नहीं ड्रेन करोगे तो पस रिज़ॉल्व नहीं होती। तो एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा दो ताकि बैक्टीरिया मर जाए, दूसरा पस को निकाल दो। तीसरा उसने एक बात लिख दी है कि अगर जो कॉजेटिव फैक्टर आपको मिल रहा है ना तो उसको भी रिमूव कर दो ताकि दोबारा ना हो। तो बस इतनी सी बात है। और और मोस्टली वो कहते हैं जो पहले आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट करवानी है वो आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्टार्ट करवा दो, और बाद में जब आपको कल्चर होके आ जाए पस का तो जो बैक्टीरिया हो उसके अकॉर्डिंगली स्टार्ट करवा दो। हम भी ऐसे ही करते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या है काफ़ी लंबा सा मतलब तकरीबन 2 महीने तक देनी पड़ती है, तो 2 महीने तक चला दो। सर्जरी की इतनी ज़रूरत मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पड़ती। 90% केसेज़ हमारे वैसे ही मैनेज हो जाते हैं। लेकिन कब ज़रूरत पड़ सकती है कि लेट्स सपोज़ आपने ये किया, मेडिकल थेरेपी दी, एस्पिरेशन की, नहीं उससे ठीक हुआ, तब करनी पड़ेगी। या फिर कि कोई और आपको इंट्रा एब्डोमिनल डिज़ीज़ चल रही थी, आपने उसका तो ऑपरेशन करना ही करना था, तो आपने साथ ही फिर एब्सेस भी रिमूव कर दी। तो मतलब लाइक इस तरह कर सकते हो। सही है, मतलब सर्जरी इतनी नहीं कॉमनली होती, सिर्फ़ पायोजेनिक एब्सेस के लिए सर्जरी हो रही है, तो ऐसा नहीं होता। फिर अपने पास आ गया अमीबिक लीवर एब्सेस। अमीबिक लीवर एब्सेस कौन करवाता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये क्या है? एक प्रोटोज़ोआ है। देखें, प्रोटोज़ोआ मतलब क्या होते हैं? वैसे तो आपको माशाल्लाह आती है माइक्रो, हम वैसे डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटोज़ोआ वो होते हैं जो यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हों जो कि पैरासिटिक इन्फेक्शंस करें हमारी बॉडी में। ठीक है? मतलब यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स को कहते हैं प्रोटोज़ोआ, और हम डिस्कस उनको करेंगे जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन करते हैं। तो उनमें हमारे पास आता है एंड अमीबा हिस्टोलिटिका जो कि गट से रिलेटेड है, एंटेरिक सिस्टम से रिलेटेड है। इसी तरह एक और हमारे पास है जियार्डिया। अगर आपको याद हो तो हमने वो भी तो जियार्डियासिस करवाते हैं ना वो। ये दोनों हमारे ज़रा जीआईटी से रिलेटेड है। तो ये दोनों प्रोटोज़ोआ हैं, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स हैं। अब ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ना, ये एक अमीबिक अमीबा टाइप है, तो ये अमीबिक डिसेंट्री कराता है। मतलब कि ये खून की खून वाली मोशन लगवाता है बंदे को। ठीक है, डिसेंट्री जिसे हम कहते हैं, जिसमें म्यूकस आ रहा हो या खून आ रहा हो। अच्छा, अभी करते ये होता कैसे है? इसका रूट है फीकल ओरल रूट। एक तो इसका फीकल ओरल रूट उससे कॉमन है, मतलब कि अगर सैनिटरी कंडीशंस अच्छी ना हो, कि सैनिटरी कंडीशंस अच्छी ना हो तो उसमें ज़्यादा कॉमन होगा। जिस तरह की यही जो जो सैनिटरी है सारा उसको डंप कर देते हो रिवर्स वगैरह में, फिर वहाँ से फिर वही पानी पिया जाता हो प्रॉपर उसको मैनेज किए बगैर, तो उस तरह उन इलाकों में ज़्यादा होगा, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा होगा। तो अगर पाकिस्तान की बात की जाए ना, तो पाकिस्तान में ज़्यादा कॉमन ये अमीबिक लिवर एब्सेस है। सही है। जबकि जो मैंने बताया जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ क्योंकि सैनिटरी कंडीशंस अच्छी हैं, तो वहाँ कॉमन है अपने पास पायोजेनिक लिवर एब्सेस। लेकिन पाकिस्तान में जिन जिन इलाकों में तो चलो डेवलप थोड़ी-सी हो गई हैं, जहाँ सैनिटरी कंडीशंस अच्छी हैं, वहाँ तो इतना कॉमन नहीं है। वहाँ तो मेबी यही अपना पेजेनिक लिवर एब्सेस ही ज़्यादा रिपोर्ट होता हो। लेकिन जिन इलाकों में जो गाँव देहात हैं, अभी साइडों के इलाके हैं, जहाँ सैनिटरी कंडीशंस अच्छी नहीं है, वहाँ फीकल ओरल रूट की वजह से अमीबिक लिवर एब्सेस ज़्यादा कॉमन है, सैनिटरी कंडीशंस की वजह से, पुअर होने की वजह से। और बाकी ये है कि ये क्या करता है, ये इसकी 2 फॉर्म्स होते हैं, सिस्ट की फॉर्म, उसके अलावा ना ये है होमोसेक्सुअल मेल्स में भी इसका ज़्यादा रिपोर्ट होता है, होमोसेक्सुअल मेल्स में। अच्छा खैर, अब इसमें
कैसे ये हम तक पहुँचते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, फीकल और रूट है। कोई फीकल मैटर से निकलेगा पहले किसी के, उसके अंदर किस फॉर्म में होगा, उसके अंदर होता है सिस्ट फॉर्म में, ठीक है। फीकस में पड़ा होता है सिस्ट फॉर्म में, सिस्ट फिर चले गई पानी में, पानी आपने ड्रिंक किया, अब उससे आपने सिस्ट इंजेस्ट की और वो क्लोन में आके ट्रांसफॉर्म हो जाती है ट्रोफोजाइट्स में, इनकी जो मेच्योर फॉर्म होती है। ट्रोफोजाइट्स जो है वो घुस जाते हैं इनके, अब एक तो वहाँ क्लोन में भी मसला करते हैं, वहाँ फ्लास्क शेप अल्सर्स बनाते हैं, आपको याद होगा कि लेट्स सपोज अगर ये क्लोन है ना किसी बंदे की, तो उसके ऐसे अल्सर्स बनाते हैं, मतलब ऊपर से देखो तो इतना सा होल नजर आएगा, आप कर रहे हो ना क्लोनोस्कोपी, आपको इतना सा होल नजर आएगा, लेकिन अंदर उसने पूरा ही खाया होता है, खत्म किया होता है, तो वो इस फ्लास्क शेप अल्सर्स बनाते हैं। उसके अलावा फिर वहां से फिर ये पोर्टल से सर्कुलेशन में जाके लीवर में जा सकता है, लीवर में जाके ये अपनी एब्सेस बनाते हैं, लीवर के सेल्स को तबाह करते हैं, तो और वहाँ एब्सेस बन जाती है, इसे कहते हैं अमीबिक लिवर एब्सेस। आई समझ क्या स्टोरी है। अच्छा, अब ये राइट लोब में ज़्यादा कॉमन है ऑफ द लिवर, उसकी वजह ये है कि जिसमें हमारे पास जो पोर्टल वेन है वो पहले जाके ड्रेन करती है राइट लोब में, तो इसलिए वो एरिया ज़्यादा कॉमन है। जो जो जिन बच्चों ने स्केची से इसको याद किया हुआ है तो आपको याद होगा, स्केची में उसने मैप लेके खड़ा होता है और इस तरफ राइट साइड पे एक गड्ढा खोदा होता है, तो वो राइट साइड पे ज़्यादा कॉमन है, आपने वहाँ से याद रखनी है। अच्छा। अच्छा, तो फिर उसके बाद अपने पास आ गया कि इसमें एंचोवी पेस्ट होती है, थिक कलर की थिक एंचोवी पेस्ट होती है, जो जो पस होती है ना, वो इस तरह की होती है एंचोवी पेस्ट की तरह की। ये फिश लाइक कोई मटेरियल होता है उससे रिलेटेड, तो स्मेल इसकी इस तरह की होती है। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, सेम जिस तरह इसके होंगे, एब्सेसी है ना, ये भी तो है, तो एब्सेसी, तो उसके फीचर्स ही होंगे। बुखार हो, मतलब वैसे तो पैराजेनिक में ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर होने के ज़्यादा चांस है ना, बैक्टीरियल हो, मिमिक में भी बुखार हो सकता है, और साथ में चिल्स और रैगर्स भी हो सकते हैं, और एनरेक्सिया, वेट लॉस, पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, वही चीज़ें आ गई, टेंडरनेस भी हो सकती है, सेम सेम फीचर्स आ गए। अब इसका स्क्वील क्या है, मतलब कि आपने क्या कैसे उसको करना है मैनेज। एक तो ये है कि रिग्रेस कर देगा, मेट्रोनिडाजोल इसमें आप देते होते हो, और उससे रिग्रेस ठीक हो जाता है 95% केसेस में। अदरवाइज ये रप्चर कर सकती है। अब ये कहाँ रप्चर कर सकती है, ये पेट्रोनियम कैविटी में भी रप्चर कर सकती है, ड्यूरल कैविटी में भी रप्चर कर सकती है, लंग्स में भी रप्चर कर सकती है, ठीक है। तो अगर पेट्रोनियल कैविटी में रप्चर करेगी तो वहाँ पेट्रोनाइटिस हो जाएगा, प्लूरल में करेगी तो वहाँ प्लूरल कैविटी में पस चली जाएगी, जिसे हम एम्पाइमा कहते हैं, पस इन द प्लूरल कैविटी। और अगर ये लंग्स में रप्चर कर जाएगी तो आपको खांसी बलगम आएगी, जिसमें वही वो पस निकल रही होगी, एंचोवी पेस्ट वाली ना, वो निकल रही होगी। तो खैर ये इसके कुछ क्यूज हैं। डायग्नोसिस कैसे हैं, वही टीएलसी काउंट ज़्यादा होगा, एएलपी भी ज़्यादा हो सकता है। उसके अलावा एलाइजा इसके लिए बड़ा सेंसिटिव है, एलाइजा करवा सकते हो, ठीक है। एलाइजा में आप इसकी एंटीबॉडीज देखते हो इसके खिलाफ, और अल्ट्रासाउंड आपको मैंने बताया इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, सीटी स्कैन भी आप करवा सकते हो। अच्छा, उसके अलावा आप देखो क्या कहते हैं, जो अगर कुछ गोल्ड स्टैंडर्ड किया तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड है इसके लिए वो हमारे पास है कि आपने इसके जो एस्पिरेट करना है, और उस एस्पिरेट करने के बाद उसके अंदर हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है ये अमीबा, हमें माइक्रोस्कोपिकली अगर वो नजर आएगा तब हम कहेंगे कि हाँ भाई ये कोर्स आपने सच में बताया। ट्रीटमेंट क्या करोगे, मेट्रोनिडाजोल देनी होती है आपने, तो हफ्ता 10 दिन उसमें ठीक हो जाते हैं, और रिपीटेड अल्ट्रासाउंड करते रहते हो, बाद में भी करवा लेते हो देखने के लिए कि रिसेट खत्म हुआ है कि नहीं। नीडल एस्पिरेशन आप कर सकते हो, ठीक है, अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे, अल्ट्रासाउंड के साथ। और बाकी ये है कि डायग्नोस्टिक, ये बस कुछ चीज़ें आपने देख लेना है। सर्जरी कब कर सकते हो, कि अगर आप कह लो कि आप ना मेडिकली ठीक हो रहे ना आप नीडल एस्पिरेशन कर पा रहे हो, तो ऐसे केसेस में आप सर्जरी सर्जरी कर सकते हो, सिंपल सी बात है। ये मल्टी लोकुलेटेड है, तो मल्टीपल है, और आपने थिक पस है जो कि आप एस्पिरेट नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में आप उसको क्या कहते हो, सर्जिकली रिमूव कर लो। और या फिर आपको रप्चर का रिस्क है, लार्ज है, लेफ्ट साइड पे है, तो आपको लगता है कि ये फट जाएगी, और फटी तो फिर पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, फिर पेरिकार्डियल कैविटी में चली जाएगी, तो उससे बचाने के लिए आप बेहतर है सर्जरी कर लो। रप्चर्ड एब्सेस है कि फट चुकी है, अब उसको आपने डेफिनेटली पेरिटोनियम में चली गई है, तो आपने पेरिटोनियम को तो साफ तो करना ही करना है, तो साथ में आप फिर ओपन ही करोगे पेशेंट को, तो उसमें फिर आप यही कर लो। अच्छा, हाइड्रेटेड लिवर डिजीज आगे अपने पास, हाइड्रेटेड लिवर डिजीज कौन कराता है, काइनोकोकस ग्रैनुलोसस। ये क्या है, ये एक वो है टेप वर्म है, सिस्टोड्स में आता है ना, इस टेप वर्म में। अब ये हेलमिन्थ्स में आ जाते हैं, हेलमिन्थ्स होते हैं जो कीड़े, जो पहला पढ़ के आया था ना वो था प्रोटोजोआ,
है ना, जो हिस्टोलिटिका था अपना, एमीबी हिस्टो एंटीमीबा हिस्टोलिटिका। ये है हेलमिन्थ्स। हेलमिन्थ्स कहते हैं कीड़ों को, जो कीड़े जैसा कि जो हमारे जिस्म में बात सुना है ना, कीड़े पड़ जाते हैं जो भी इस तरह, तो वो सारे हेलमिन्थ्स हैं, जितने भी कीड़े हैं। कीड़े मतलब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हों लेकिन हमारी बॉडी में एज अ पैरासाइट रहते हो, रह सकें, तो उनको हम कहते हैं हेलमिन्थ्स। तो उनके अंदर होते हैं राउंड राउंड वर्म्स होते हैं, फ्लैटवर्म्स होते हैं, ठीक है, और फ्लूक्स होते हैं कुछ। तो जो फ्लैट वर्म्स है ना, उसके अंदर कुछ आते हैं हमारे पास, जिसमें के क्या कहते हैं उसे, फिश वर्म जो है वो एक फ्लैट वर्म है, और टेनिया सोलियम जो है, टेनिया सैजिनेटा, ये सारे फ्लैट वर्म्स हैं। इसी तरह अकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस भी एक फ्लैट वर्म है। अब ये फैलता कैसे है भाईजान? ये फैलता है, इनका जो मेजर मेन होस्ट है ना, जो डेफिनेटिव होस्ट है, वो होते हैं डॉग्स। डेफिनेटिव होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट आपको पता ही होगा। आपको भी क्या, मैंने इधर बीच में ही पैथोलॉजी स्टार्ट कर दी है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दिया, मगर बेसिक इन नो हाउ होनी चाहिए, बंदा रिवाइज करता रहता है। इंटरमीडिएट होस्ट वो होता है कि जो जिसमें जो ये पैरासाइट्स है, ये जो अपने पास, ये सेक्सुअली या तो रिप्रोड्यूस करें या फिर सिर्फ ग्रो करें, मतलब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जिनमें ना होती हो। और डेफिनेटिव होस्ट वो होता है जिसमें सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है, बस ये डिफरेंस है। डेफिनेटिव में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और इंटरमीडिएट में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। उनमें सिर्फ बेसिकली या तो ग्रो करते हैं साइज में, या फिर क्या करते हैं कि वो अपने पास ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ह्यूमन, शीप्स, कैटल, सारे इंटरमीडिएट होस्ट हैं, और जो डॉग्स है ना, वो डेफिनेटिव होस्ट। अब इनमें ये सारी स्टोरी आपने पढ़ लेनी, कैसे फैलते हैं, कैसे जो शीप्स जो ग्रेजिंग एरिया होता है वहाँ पे प्रिंसिपली पाए जाते हैं, और खासतौर पे वो जहाँ डॉग्स भी प्रेजेंट हों और वो अनकुक्ड गिज़ाज़ को खा सकें। तो ख़ैर इनके अंदर चला जाता है, डॉग्स के अंदर उनके इंटेस्टाइन्स में चला जाता है। फिर वो अपने फीसिस में इनके, क्योंकि उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, तो ये अडल्ट्स खाते हैं, अडल्ट वर्म्स खाते हैं, और उधर उनके अंदर जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और एग्स रिलीज़ होते हैं उनके, ठीक है। एग्स फीसिस में रिलीज़ होते हैं, फिर एग्स जो हैं वो हम लोग या फिर शीप वगैरह वही इंजेस्ट करते हैं, और उनके खाने से फिर मेरे को हमारी गट में चली जाती हैं। गट में जाके वो ग्रो कर जाते हैं, लार्वे बन जाते हैं, वहाँ से पोर्टल वेन से बॉडी के किसी भी पार्ट में जा सकते हैं। मेजरली अब डेफिनेटली पोर्टल वेन चूँकि लिवर में ट्रेन करती है, तो मेजरली लिवर में जाते हैं। वैसे लंग्स, ब्रेन, किडनी, बोन्स कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। और वहाँ जाके ये सिस्ट बनाते हैं। अब सिस्ट की 3 लेयर्स होती हैं। एक ये अपने पास पेरिसिस्ट है, जो कि हम लोग इस तस्वीर से देख लेते हैं। ये जो बाहर वाली, उसे पेरिसिस्ट कहा हुआ है, और उसके बाद आती है एंडोसिस्ट, और लास्टली फिर आती है जर्मिनल लेयर। तो ये 3 लेयर्स उन्होंने बताई हुई है। खैर, अच्छा, इसके अंदर डाटा सिस्ट भी होते हैं, ठीक है। इसकी एक खास निशानी ये होती है कि इसके अंदर हाइड्रेटेड सिस्ट के अंदर डाटा सिस्ट भी होते हैं, जिस तरह कि आप ये देख सकते हैं। एक बड़ी चीज के अंदर ऐसे डाटा सिस्ट भी होंगी। अच्छा, फिर अपने पास आ जाता है कि इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या है। क्लिनिकल फीचर्स यही है कि वही, अगर स्मॉल हुई और अनकम्प्लीटेड हुई तो एसिम्प्टोमेटिक होगी, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ी साइज की हुई तो वही पेन डिस्कम्फर्ट करा सकती है राइट हिपोकॉन्ड्रियम में। अब ये चूंकि एब्सेस नहीं होती इसके अंदर ना, तो ये फीवर वगैरह के फीचर्स नहीं आते इसमें। हाँ, अगर इसका कोई सुपर इन्फेक्शन हो जाए, ऊपर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी साथ में हो जाए, तब ऐसे केस में एब्सेस बनेंगे और तब आपको आ सकते हैं पेन फीवर वगैरह के फीचर्स, लेकिन वैसे नहीं आते। अगर बहुत ज़्यादा लार्ज साइज हो तो कंप्रेशन के सिम्टम्स आ सकते हैं। सिस्ट रप्चर कर जाए तो ये एनाफ्लेक्टिक शॉक करा सकती है, ठीक है। इनका ये बड़ी खास मसला है इसका। इसी वजह से अगर अगर आपने आपको है कि हाइड्रेटेड सिस्ट है, और आपने उसको करना है, क्या करना है, उसको एस्पिरेट करना है, तो आपको ना बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी कि अगर आपसे पंक्चर हो गई तो वो एनाफ्लेक्टिक शॉक करा देगी बंदे को। तो उसके लिए क्या में कैसे मैनेज करते हैं वो हम आगे बढ़ेंगे। ये इन्होंने बड़े ज़बरदस्त काम किया हुआ है यार, इन्होंने कुछ बेसिक सा दिया हुआ है। इसको आप स्टॉप करके देख सकते हैं सारा। ये हाइड्रेटेड सिस्ट के अंदर डाटा सिस्ट आ रही हैं, ठीक है, ये आप देख लेंगे। ये देखें, इसकी ये मेजर सिस्ट है, और इसके अंदर किस तरह डाटा सिस्ट पड़ी हैं। तो ये इसका मतलब बड़ा ही अहम रिलेशन है। बाकी ये भी हाइड्रेटेड लिवर सिस्ट है, और इसके अंदर ना एक या सिटी में बड़ी अहम फाइंडिंग होती है, वो ये वाली, आप देखो ये सिस्ट है और इसके अंदर ये मेम्ब्रेन्स नजर आ रही है आपको। ये मेम्ब्रेन्स होना, ये चीज़ हाइड्रेटेड सिस्ट की एक तरह से बड़ी स्पेसिफिक फीचर है इसका। ये देखें, ये डाटा सिस्ट हैं जो उसके अंदर पड़ी होती हैं, मेजर सिस्ट के अंदर। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें ऐड की हुई हैं इन्होंने।
चलो। अच्छा, फिर अपने पास आ गया डायग्नोसिस कैसे करेंगे। अल्ट्रासाउंड मैंने आपको बताया इन्वेस्टिगेशन चॉइस होती है। इन्होंने वैसे तो लिखा होगा कि सीटी स्कैन इन्वेस्टिगेशन चॉइस है, तो आप इसको देख लेना। अच्छा, ये बाकी बातें याद होना और ये याद करना कि इसके अंदर क्या मिलेगा आपको। अगर सीटी स्कैन कराओगे तो एक स्मूथ सरफेस ऑफ पैंग्लियन होगी, लेकिन अंदर सेवरल सेप्टा या फ्लोटिंग मेम्ब्रेन्स मिलेंगी, क्योंकि हमें अभी देखी। इसमें भी अगर आप देखो ना, तो ये सिस्ट पड़ी है और इसके अंदर ये आपको अगर कहीं मेम्ब्रेन्स नजर आ रही हो, आइडिया हो रहा हो, तो ये मेम्ब्रेन्स पड़ी हैं। तो ये इसका होता है। उसके अलावा आप इसके लिए भी एलाइजा करा सकते हो, इओसिनोफिल काउंट ज़्यादा होती है, एनाफ्लेक्सिस कराती है ना ये, तो इस वजह से। और वैसे भी आपको पता है जो अपने पास हेलमिन्थ्स हैं वो इओसिनोफिलिया करवाते हैं। और जिस तरह के जिस तरह वो क्या कहते हैं एनकाइलोस्टोमा ड्यूटेनेल है या पिनवर्म है, कोई भी है, वो इओसिनोफिलिया करवाते हैं। सेम सिस्टोर्स भी इओसिनोफिलिया करवाते हैं। जब ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट के अपनी 3 मेजर चीज़ें हैं हमारे पास। या तो आप सिंपली मेडिकल मैनेजमेंट है, या सर्जरी है, या परक्यूटेनियस एस्पिरेशन है, तो उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर स्मॉल सिस्ट है तो कह रहा है कि वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं। लाइक सेम ही मैनेजमेंट चल रही है, बेसिक बेसिक सा डिफरेंस है, बाकी सेम ही है। मेडिकल ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसमें अल्बेंडाजोल लेनी है। मैं बायोजेनिक में हमने क्या दी थी, हमने दी थी उसके अंदर हमने कहा था पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे और बाद में उसको कल्चर के बेसिस पे चेंज कर देंगे जो भी आई। हमने फिर उसकी बात की अमीबिक लिवर एब्सेस की। उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने मेट्रोनिडाजोल दी थी, फ्लैजेल जो थी अपने पास। ठीक है। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास आई ये क्या कहते हैं हाइड्रेटेड सिस्ट। और इसके अंदर हमारे पास वो है हेलमिंथ है एक। तो उनमें आपने अल्बेंडाजोल, कीड़े मारने वाली दवाई देनी होती है अल्बेंडाजोल। तो 3 से 6 महीनों के लिए कह रहे हैं आपने मुसलसल देनी है। और उसमें ये है कि लेकिन उसके कुछ फीचर्स है कि कब आप मेडिकली मैनेज कर सकते हो। उसमें कुछ फीचर्स बताए हुए हैं कि डाटा सिस्ट मौजूद ना हो और जो पाइसिस फाइब्रोसिस है वो भी पतली हो, ताकि जो ड्रग है वो इन्वेट कर सके। अदरवाइज अगर डाटा सिस्ट है ज़्यादा है या पाइसिस ज़्यादा मोटी है तो उसमें वो अंदर जा ही नहीं पाएगी ड्रग, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। बाकी प्रोफिलैक्टिकली भी आप दे सकते हो इस मेडिसिन को, लेट्स सपोज ऑपरेशन से पहले या ऑपरेशन के बाद, या फिर इस तरह ना आप दे सकते हो। प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड है, बेंडाजोल नहीं देना। बाकी अपने पास आ गया परक्यूटेनियस ट्रीटमेंट। परक्यूटेनियस ट्रीटमेंट ये है कि इसमें पेयर आपने याद रखना है। पेयर पेयर क्या चीज़ है, पेयर में ये है कि आपने पहले ये एक नीडल ऐसे पास की, ठीक है, इसे कहते हैं पंक्चर करना। आपने कर दिया पंक्चर। पंक्चर करने के बाद आपने करना है एस्पायरेट, थोड़ा सा बाहर निकालना है। ठीक है। एस्पिरेट करने के बाद फिर आपने उसको भी जो निकाला उसे ज़ाया कर दिया। फिर जो ये एजेंट्स होते हैं इनको मारने के लिए, तो ये प्रोक्टोस्कोलिसाइडल एजेंट्स जो होते हैं वो आपने इंजेक्ट करने हैं। आई से इंजेक्ट, ठीक है। पी से पहले पंक्चर, ए से फिर एस्पिरेट किया, आई से इंजेक्ट किया, फिर आर से री एस्पिरेशन ऑफ द फ्लूइड किया। अभी हमने ऐसा क्यों किया, देखो असल में ना आपको मैंने बताया था कि ये रप्चर हो सकती है और रप्चर हो जाए तो फिर एनाफ्लेक्टिक शॉक कराती है। तो इसीलिए ना हम लोग पहले क्या करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा पंक्चर करते हैं उसे, थोड़ा सा पंक्चर करके उसके अंदर प्रोक्टोस्कोलिसाइडल एजेंट डाल देते हैं, जो कि उसके अंदर मौजूद जितने भी होते हैं ना ये क्या कहते हैं जो पैरासाइट्स होंगे उनको मार देगा। ठीक है। और अगर अब ये रप्चर हो भी जाए ना तो ये एनाफ्लेक्टिक शॉक नहीं करवाएगी। तो ये इसलिए ऐसा करते हैं। तो लेकिन सवाल ये है कि पहले एस्पिरेशन करते हैं फिर डालते हैं एजेंट। पहले सीधे ही डाल दो एजेंट, तो सीधा भी एजेंट नहीं डाल सकते। अगर आपने एस्पिरेट किए बगैर आपने पंक्चर किया और एजेंट अंदर डाल दोगे तो वो पंक्चर रप्चर कर सकती है ना, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से। तो सिंपल सी टेक्निक है, बड़ी समझदारी से कि उन्होंने किया है कि पहले पंक्चर किया फिर थोड़ा सा एस्पिरेट कर लिया। फिर जितना एस्पिरेट के लाइक जितना आपने डोज डालनी है ना उतना पहले एस्पिरेट कर लिया, फिर उतनी ड्रग डाल दी। इस तरह प्रेशर भी ज़्यादा नहीं होगा। और जब आपने वो डाल दी तो वो सारे मर गए, फिर आपने आराम से सुकून से सारा ड्रेन कर दिया उसको, मसला ही खत्म। तो ये पेयर बड़ी अच्छी टेक्निक है। और ये अगर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, जो मतलब अल्ट्रासाउंड गाइडेड है ना, इंटरवेंशन करके करते हैं। फिर सर्जरी आ गई। सर्जरी कहते हैं मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। और इसमें भी हमारे पास कई टेक्निक्स है। कंजर्वेटिव सर्जरी है। कंजर्वेटिव सर्जरी ये है कि आपने सिंपली सिस्ट को ओपन किया, सारा ड्रेन किया और फिर उसके अंदर ओमेंटल पैकिंग कर दी, मतलब ओमेंटल को ना तो उसका अ, वो पीस रख दिया। ये उसने डाला हुआ है उस पेयर का। ये बड़ा अच्छा इन्होंने किया हुआ है वैसे। बाकी उन्होंने ये अब हम सिस्टेक्टमी पढ़ने लगे, सर्जिकल जो पढ़े हैं उसमें उन्होंने पार्शियल और कंप्लीट सिस्टेक्टमी दिखाई है डॉक्टर से। पार्शियल में उन्होंने देखें
कि कुछ निकाल दिया और कुछ छोड़ दिया, टोटल में उन्होंने सारी ही निकाल दी है। खैर चलो, अभी इनको हमें नहीं देखना, पहले हम लोग बुक से पढ़ लेते हैं फिर इन तस्वीरों को देखते हैं। अच्छा, अपने पास आ गया कि बस ठीक है, फिर मेरे पास आ गया रेडिकल सर्जरी। रेडिकल सर्जरी ये है कि इसमें आप पहले तो आपने दिया कंजर्वेटिव कि आपने बस उसको ओपन किया, उसको सारा ड्रेन किया, उसके अंदर फिर आपने वो रख दिया, मोमेंटम रख दिया, तो ये होगी सिंपल कंजर्वेटिव। एक है, दो है रेडिकल। रेडिकल में ये है कि आपने पूरी पूरी कंप्लीटली सिस्ट को रिमूव करना होता है, सही है। तो इसमें आप विद पेरिसिस्ट, पेरिसिस्ट उसकी बाहर वाली लेयर थी ना, कवरिंग थी सबसे पहले वाली, अगर आपको याद हो, तो पेरिसिस्ट को भी आपने रिमूव करना होता है, जिसको एडवेंटिशिया भी कहते हैं। अब इसमें दो है, एक है पेरिसिस्टेक्टमी। पेरिसिस्टेक्टमी ये है कि आपने ना सिंपली बस ये सिस्ट है और ये इसकी एडवेंटिशिया है, आपने बिल्कुल इसके साथ साथ से ना पेरिसिस्ट और सिर्फ सिस्ट को निकाला, जिस तरह के इधर इन्होंने दिखाया हुआ है कि आपने ये देखें, आपने इसी तरह किया कि आपने लाइक यहाँ से काट काट के ना यहाँ से इस तरह पूरी सिस्ट निकाल ली है, लीवर का कोई इशू एरिया नहीं निकाला। लेकिन दूसरी टेक्निक ये होती है कि जिसे हम कहते हैं लिवर सेक्शन। ये दूसरी टेक्निक है कि इसमें ये होता है कि आप कुछ ना जहाँ जहाँ सिस्ट हो उसके साइड वाला कुछ नॉर्मल एरिया भी उड़ा दो। तो जिस तरह के इस केस में उसने ये वाला एरिया उड़ा देगा और इस केस में वो ये वाला एरिया उड़ा देगा, तो आप इस तरह भी कर सकते हो। मतलब इसे कहते हैं रिसेक्शन। तो पेरिसिस्ट में क्या समझ आई आपको? इसमें सिर्फ पेरिसिस्ट के साथ साथ से काटेंगे और पूरे वो सिस्ट को सिर्फ बाहर निकाल लेंगे। इसे इसको और नाम भी है, रेडियल सिस्टेक्टमी या कैप्सुलेक्टमी या टोटल पेरिसिस्टेक्टमी, ये भी नाम है इसके। और दूसरा मेथड आपको दिखाया है लिवर रिसेक्शन का, कि आप उसमें कुछ हिस्सा ही उड़ा देते हो लिवर का, जिसमें सिस्ट पड़ी होती है ना, तो उसमें हेपेटेक्टमी कर देते हो, सही है। कॉम्प्लिकेशन आपने देख लेनी क्या होती हैं, बाकी इसको नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।